अफगानिस्तान के एक बड़े शहर हेरात में प्रदर्शनकारियों ने डरे तालिबान पर फायरिंग कर दी। तालिबान की गोलीबारी में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारी तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे और नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन तालिबान के लड़ाके सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ से बौखला गए और उन्हें हवा में फायरिंग कर दी और गोली चलाने की बजाय सीधे निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर ही गोलियां चला दी। अचानक हुई गोलीबारी से 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं परवान में भी तालिबान ने एक युवा प्रदर्शनकारी की हत्या कर दी। हालांकि युवा का शव लेने से उसके पिता ने इनकार कर दिया। काबुल में तालिबान ने उन हजारों प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए गोलियां चला दी जो पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरे। पंजशीर की जंग में पाकिस्तान की सेना के दखल से गुस्साए इन लोगों में महिलाएं भी शामिल थी, जिन्होंने कदम से कदम मिलाकर पुरुषों का साथ दिया और निडर होकर आगे बढ़ने लगे। लेकिन ऐसा लगता है कि तालिबान उनसे डर गए, तभी तो उन्होंने उन निहत्थे लोगों को रोकने के लिए हवा में गोलियां चलानी शुरू कर दी। वो लोग जिनके पास हथियार नहीं बल्कि बैनर थे, उन्हें रोकने के लिए तालिबान के लड़ाके बंदूक लेकर रास्ते में खड़े हो गए और हवा में गोलियां चलाने लगे। तालिबान जिस गाड़ी में आए उसका सायरन दूर से ही सुनाई दिया। वो गाड़ी से उतरे और गिद्ध की तरह उन लोगों पर झपटे जो प्रदर्शन का हिस्सा बने, जिसके बाद दिखे काबुल की सड़कों पर बेतहाशा दौड़ते लोग। थोड़ी ही देर में काबुल की सड़कों से गोलियों की तड़तड़ाहट की इतनी आवाज आई कि कुछ और सुना ही नहीं दिया। डरे सहमे लोग यहां वहां छिपने की कोशिश करने लगे। कुछ लोग तो एक छोटी सी दीवार के सहारे बचने की कोशिश करने लगे। पंजशीर में पासा पलटने के लिए तालिबान ने पाकिस्तान से हाथ मिलाया, जिसके बाद काबुल और अफगानिस्तान के दूसरे कई हिस्सों में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह की ऐसी आग सुलगी कि तालिबान के हाथ पांव फूलने लगे। कहने को तो तालिबान हवा में गोलियां चला रहे थे, लेकिन उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है ये किसी से छिपा नहीं। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले लोगों को बंदूक का डर दिखाकर उन्होंने खुद ही ये बात साबित भी कर दी। यही नहीं, महिलाओं पर नर्म रुख दिखाने की कोशिश में जुटे तालिबान के लड़ाकों ने ये तक ध्यान नहीं दिया कि प्रदर्शन करने वालों में महिलाएं भी शामिल हैं और वो हिंसा नहीं कर रही, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से पंजशीर की जंग में पाकिस्तान की सेना के कूदने का विरोध कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि रविवार की रात पंजशीर में तालिबान और पाकिस्तान ने कत्लेआम किया और वहां एनआरएफ के लड़ाकों को बेदर्दी से मारा, जिसके बाद एनआरएफ के समर्थन में अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों से आवाज उठने लगी, आजादी 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 आजादी। तालिबान की आड़ में पाकिस्तान ने पंजशीर में लड़ रहे अहमद मसूद के लोगों का जो खून बहाया, उससे अफगानिस्तान की आम जनता का खून खौल उठा। वो सड़कों पर उतर आई और अफगानिस्तान छोड़ो पाकिस्तान जैसे नारे काबुल में गूंजने लगे। तालिबान के खिलाफ पहले से गुस्से से उबल रही ढेरों महिलाओं ने भी ठान लिया कि वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोगों के आपसी मामलों में अपनी नाक घुसाए। वो बैनर और पोस्टर लेकर काबुल की सड़कों पर बेधड़क आगे बढ़ी और उन्होंने इतनी जोरदार आवाज में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए मानो वो पाकिस्तान को ललकार रही हों। तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान की सियासी हलचल का हिस्सा बना है, ये जग जाहिर है। तालिबान का विरोध करने वाले अफगानिस्तान के लोगों का तो ये तक मानना है कि अब उनकी असली लड़ाई पाकिस्तान से है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई ही पंजशीर की जंग में नेतृत्व कर रही है। काबुल में हजारों प्रदर्शनकारी इसी बात का पुरजोर विरोध करने के लिए पाकिस्तान के दूतावास के बाहर इकट्ठा हो गए और आजादी आजादी के नारे लगाने लगे। आजादी आजादी। पाकिस्तान ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस अफगानिस्तान को वो अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहता है, वहां उसका ऐसा विरोध होगा। काबुल में पाकिस्तान के दूतावास के बाहर जुटी भीड़ उसे ये सच्चाई दिखा रही थी कि अफगानिस्तान के लोग वहां पाकिस्तान की मनमानी नहीं होने देंगे। क्या युवा, क्या महिलाएं, कोई भी पीछे नहीं रहा। ऐसी भीड़ जुटी कि तिल रखने तक की जगह नहीं बची। हर किसी की जबान पर पाकिस्तान विरोधी नारे थे और वो तालियां बजा बजा कर उन नारों को लगाते रहे।
प्रदर्शन में शामिल इन लोगों ने आईएसआई चीफ के काबुल छोड़ने की भी मांग की। वैसे काबुल में सड़कों पर उतरे ये लोग जितने आग बबूला पाकिस्तान पर थे, उतने ही भड़के हुए वो तालिबान पर भी थे। लेकिन इतना साफ है कि तालिबान पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं और ये बात अब अफगानिस्तान के लोगों को समझ में आने लगी है। अफगानिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया को भी ये समझ में आने लगा है कि नया अफगानिस्तान तालिबान के हाथ में नहीं बल्कि पाकिस्तान के हाथ में रहने वाला। लेकिन पाकिस्तान के लिए मुश्किलें यहीं से शुरू होती दिख रही हैं। मतलब यहां से जो हालात बन रहे हैं वो संभालना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होने वाला। पाकिस्तान की एक बड़ी परेशानी इस वक्त अफगानिस्तान के लोगों में पनप रहा गुस्सा है, क्योंकि अब लोग सीधा तालिबान को नहीं पाकिस्तान को गुनहगार मान रहे हैं। इसलिए अब पाकिस्तान का विरोध करने के लिए अफगानिस्तान के लोग खुलकर सड़क पर उतरने लगे। विद्रोह भी ऐसा है कि लोगों को तालिबान के बंदूकधारियों तक का डर नहीं है। अफगानिस्तान में लोगों का पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाना कोई आम घटना नहीं है। इसके दो मतलब हैं। पहला तो यह कि वहां के लोगों में तालिबान के खिलाफ गुस्सा है और दूसरा यह कि उन्हें भरोसा हो चुका है कि तालिबान के नाम पर अफगानिस्तान में आतंकी खेल पाकिस्तान खेल रहा है। लेकिन पाकिस्तान के सामने इससे भी बड़े कई संकट हैं। पाकिस्तान को शायद लगता होगा कि लोगों की नाराजगी या उनका गुस्सा शायद बंदूकों तले दबा दिया जाएगा। लेकिन बड़ी टेंशन पाकिस्तान के लिए यह है कि अफगानिस्तान में इस वक्त सत्ता के लिए जो बंदरबाट के हालात बनते दिख रहे हैं उनसे कैसे निपटा जाए। अब तो कार्यवाहक सरकार की पूरी कैबिनेट का भी ऐलान हो चुका है, लेकिन इस काम में 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त लग गया। अब भी केवल ऐलान ही हुआ है। इसे यूं देखिए कि जब पूरी दुनिया अफगानिस्तान की तरफ टकटकी लगाए देख रही है, उस वक्त आईएसआई चीफ का काबुल में पहुंचना और तालिबान के नेताओं से मिलना कोई छोटी घटना नहीं है। इसका मतलब यह है कि वहां कुछ ऐसा हो रहा है जिसे पाकिस्तान की सेना और आईएसआई इस्लामाबाद से नहीं संभाल पा रही थी। यानी तालिबान के अलग अलग धड़ों के बीच चल रहे झगड़े इस हद तक बढ़ गए थे कि आईएसआई चीफ के लिए काबुल पहुंचना जरूरी हो गया था। सरकार बनने से पहले ही तालिबान किस कदर झगड़ रहे हैं, इसका अंदाजा 2 दिन पहले की ही घटना से लगाया जा सकता है, जिसमें बैठक के दौरान ही मुल्ला बरादर जख्मी हो गए। मतलब किसी जंग में नहीं, एक बैठक चल रही थी, बातचीत हो रही थी और गर्मा गर्मी ऐसी बढ़ी कि गोलियां तक चल गईं। हक्कानी नेटवर्क भी पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा रहा है। हक्कानी नेटवर्क को असल में अफगानिस्तान में आईएसआई का मुखौटा माना जाता है। मतलब एक तरह से अफगानिस्तान के हालात को आईएसआई कंट्रोल करने के लिए हक्कानी नेटवर्क का सहारा लेती। लेकिन जलालुद्दीन हक्कानी के सबसे छोटे बेटे अनस हक्कानी उनके इस नेटवर्क से निकल चुके हैं। मतलब उनके नाम में तो हक्कानी है, लेकिन उनकी हैसियत हक्कानी नेटवर्क से अलग है। खबर यह है कि मुल्ला बरादर के साथ सरकार में पहले अनस हक्कानी को बड़े पद पर रखे जाने की खबर थी, लेकिन आईएसआई चीफ के पहुंचने के बाद समीकरण बदले और सिराजुद्दीन हक्कानी को सरकार में शामिल करने का ऐलान हो गया। लेकिन सिराजुद्दीन हक्कानी के आने से पाकिस्तान की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ सकती है। वो इसलिए कि हक्कानी नेटवर्क तो एक प्रतिबंधित संगठन है और सिराजुद्दीन हक्कानी उसी प्रतिबंधित संगठन का नेता है। अगर सिराजुद्दीन हक्कानी को नई सरकार में जगह मिलती है, जो मिली है, तो इस सरकार को बाकी की दुनिया से मान्यता मिलने के आसार कम हो जाएंगे। मतलब यह कि अफगानिस्तान में तालिबान कई धड़ों में बंटे, सबकी अपनी अपनी भूमिका इस लंबी लड़ाई में रही और अब सत्ता की मलाई हर धड़ा रखना चाहता है। पाकिस्तान के सामने चुनौती यह है कि वो ऐसे लोगों को आगे रखे जो उसके हाथों की कठपुतली बने रहें और सरकार का काम भी शांति से चलता रहे। क्योंकि अफगानिस्तान को युद्ध ने इस कदर बर्बाद कर दिया है कि वहां की अर्थव्यवस्था पहले से चौपट है। अफगानिस्तान को आर्थिक नीति भी चाहिए और आर्थिक मदद भी चाहिए। अभी तो हालत इतनी खस्ता है कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो लोग दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। अब अफगानिस्तान को तेल से लेकर खाने पीने के सामान तक की हर जरूरत के लिए दूसरे मुल्कों का मुंह देखना। पड़ोस में ईरान है जो अफगानिस्तान की कच्चे तेल की जरूरत पूरी कर सकता है। साफ सी बात है कि अफगानिस्तान को कच्चा तेल मुफ्त में तो देगा नहीं, कच्चा तेल बेचेगा ही। लेकिन अफगानिस्तान की बाकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी? सभी जरूरतें पूरी करनी पड़ेंगी पाकिस्तान को। यानी एक बहुत बड़े गरीब मुल्क का पेट भरना जिम्मेदारी बन जाएगी पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान के सामने तो खुद ही कटोरा लेकर सारी दुनिया के सामने भीख मांगने की नौबत है। चीन की मेहरबानी से पाकिस्तान अपना घर चला रहा है, अफगानिस्तान को कैसे चलाएगा ये शायद उसने अब तक सोचा भी नहीं होगा।
लेकिन अगर अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने में पाकिस्तान जरा भी कमजोर पड़ा तो अफगानिस्तान की नई सरकार को ईरान की गोद में बैठने में देर नहीं लगेगी। यह हुआ तो पाकिस्तान के लिए इससे बुरा और कुछ नहीं होगा, और अगर ऐसा हो गया तो तालिबान ही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर पाकिस्तान से थोड़ी भी चूक हुई तो उसकी कीमत पाकिस्तान के लिए क्या हो। सबसे बड़ी टेंशन है ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा, दोनों के बीच की इस सीमा को अफगानिस्तान ने अब भी नहीं माना है। अफगानिस्तान का दावा हमेशा से यह रहा कि इस लाइन को दोनों देशों की सीमा मानने का कोई सही आधार नहीं। अफगानिस्तान कहता है कि यह लाइन बहुत बड़ी पश्तून समुदाय की आबादी को बीच से बांटती है। पश्तून मतलब पठान समुदाय जो अफगानिस्तान की आबादी में 42% की हिस्सेदारी रखते हैं। सबसे बड़ी जनसंख्या है अफगानिस्तान में पश्तून समुदाय की, लेकिन पश्तून समुदाय की जितनी संख्या अफगानिस्तान में है इस लाइन की वजह से उससे भी ज्यादा पाकिस्तान में है। मतलब पश्तून समुदाय को ही ड्यूरेंट लाइन दो हिस्सों में बांटती है। इस ड्यूरेंट लाइन पर पाकिस्तान तो हमेशा से अड़ा और वो जमीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा बनाए रखना चाहता है। इसलिए 2016 से इस लाइन की फेंसिंग का मतलब कटीली तारे लगाने का काम कर रहा है पाकिस्तान। हैरानी की बात यह है कि कटीली तारें लगाने के बावजूद पाकिस्तान के पास न तो इतनी बड़ी फौज है और ना इतना पैसा है कि वो इस हजारों किलोमीटर लंबी ड्यूरेंट लाइन को हिफाजत में सुरक्षा कर्मियों को खड़ा कर पाए। मतलब यह कि फेंसिंग होने के बाद भी यह सीमा रहने वाली है अनमैन्ड। मतलब तारें काट कर कोई अंदर घुसे तो उसे रोकने के लिए वहां पर फौजियों की तैनाती तक नहीं होगी। तालिबान ने अगर इन तारों को उखाड़ दिया और पाकिस्तान में बसे पश्तून समुदाय को उकसाया तो पाकिस्तान के टुकड़े होने में देर नहीं लगेगी। पाकिस्तान में ऐसा विद्रोह होगा कि ड्यूरेंट लाइन तो क्या पेशावर तक को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, वो ये कि उसे दो मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पहला पाकिस्तान का पूर्वी छोर जहां भारत से सीमा लगती है, और दूसरा पश्चिमी छोर का एक बड़ा हिस्सा जहां अफगानिस्तान से सीमा लगती। पाकिस्तान की हैसियत अभी अकेले हिंदुस्तान से निपटने की नहीं है, उसके लिए भी वो कभी चीन तो कभी अमेरिका से उधार में मिले हथियारों के दम पर गीदड़ भभकी ही देता रहता है। अगर उसी वक्त उसे तालिबान से भी भिड़ना पड़ा तो पाकिस्तान का होगा क्या। और केवल अफगानिस्तान के कई शहरों में ही नहीं बल्कि दूसरे कई देशों में भी इस वजह से तालिबान और पाकिस्तान का विरोध शुरू हो गया। अफगानिस्तान का पड़ोसी देश ईरान उन देशों में एक है। एक दिन पहले ही खबर आई थी कि ईरान ने पंशीर में पाकिस्तान की सेना के दखल पर ऐतराज जताया, और अगले ही दिन ईरान की राजधानी तेहरान में अफगानिस्तान के नागरिक पाकिस्तान के दूतावास के बाहर इकट्ठा हो गए। तालिबान ने पंशीर में पाकिस्तान की मदद लेकर लोगों के गुस्से की आग में घी डाल दिया, जिसके बाद यह आग इतनी भड़क गई कि तेहरान में रह रहे अफगानिस्तान के नागरिक पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहां अफगान मूल के सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ नारे लगाने लगे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भी एनआरएफ पंशीर में लगातार तालिबान को टक्कर देता रहा, लेकिन जब खबर आई कि रात के अंधेरे में तालिबान और पाकिस्तान ने कायराना हरकत की तो अफगानिस्तान में मौजूद हजारों लोग और दुनिया भर में रह रहे उसके नागरिक एनआरएफ के समर्थन में उठ खड़े हुए। और ये चुनौतियां ऐसी नहीं है कि आज अचानक खड़ी हुई हो या फिर पाकिस्तान के लिए कुछ नया हो। ऐसे ही कारण पाकिस्तान के लिए हमेशा तब खड़े हुए जब उसे लगा कि अफगानिस्तान उसकी मुट्ठी में है। मतलब ये कि पिछले करीब 50 साल में ऐसे कई मौके आए जब पाकिस्तान को लगा कि अब अफगानिस्तान तो उसके हाथ में आ गया, लेकिन पाकिस्तान की मुट्ठी से अफगानिस्तान रेत की तरह फिसल गया। मसलन 1970 के दशक में अफगानिस्तान असल में अमेरिका और सोवियत संघ की लड़ाई का गढ़ बना हुआ। दाऊद खान उस वक्त अफगानिस्तान के बड़े नेता थे जो सोवियत संघ के करीबी थे। पाकिस्तान ने सोवियत संघ और दाऊद खान के बीच दूरियां पैदा की और ईरान की मदद से दाऊद खान को ताकतवर भी बनाया। दाऊद खान को एक तरफ से पाकिस्तान से और दूसरी तरफ से ईरान से मदद मिलती रही और ऐसा लगने लगा कि अब वो पाकिस्तान ही अफगानिस्तान को चला रहा है। लेकिन ज्यादा दिन तक ये खेल चला नहीं। 1978 में ऐसा तख्ता पलट हुआ कि दाऊद खान के हाथ से सत्ता फिसल गई और पाकिस्तान फिर मुंह देखता रह गया। ऐसा एक बार नहीं हुआ। 1980 के बाद से तो सोवियत संघ की सेनाएं अच्छी खासी ताकत में अफगानिस्तान में थी।
अमेरिका चाहता था कि सोवियत संघ की फौज को अफगानिस्तान से खदेड़ा जाए, जिसमें पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की। पाकिस्तान ने उस वक्त भी आतंकियों की फौज तैयार की और आखिरकार 90 का दशक शुरू होने से पहले ही सोवियत संघ की सेनाओं को अफगानिस्तान से भगाने में कामयाबी मिल गई। मुजाहिद अफगानिस्तान में सरकार चलाने लगे, लेकिन ऐसा गृह युद्ध छिड़ गया कि मुजाहिद भी पाकिस्तान का भला नहीं कर पाए। 1996 में बागडोर तालिबान के हाथ में आ गई। तालिबान सरकार चलाने लगे तो एक बार फिर लगा कि पाकिस्तान की मुट्ठी में अफगानिस्तान आ गया। 1999 में IC-814 वाली घटना तो याद होगी आपको। भारत के विमान का अपहरण किया था पाकिस्तान की आतंकी ब्रिगेड ने। प्लेन को ले गए अफगानिस्तान के कंदहार में, मतलब ताकि दुनिया को यह दिखाएं कि देखो हमने नहीं, अफगानिस्तान ने किया। तालिबान के राज का यह वक्त छोटा सा था और पाकिस्तान ने ताकत के बेजा इस्तेमाल में कसर नहीं छोड़ी। लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर जीत कर भी हार गया। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद दुनिया में ऐसी उथल पुथल मची कि अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान में पहुंच गई और तालिबान सत्ता से बेदखल हो गए। मतलब यह कि जब जब दुनिया को यह लगा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के प्यादे ही मुल्क चला रहे हैं, तब तब पाकिस्तान के हाथ से वक्त रेत की तरह फिसल गया और एक बार फिर वक्त ऐसे ही नाजुक दौर से गुजर रहा है और उन्होंने तालिबान के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज लोगों अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ में भी तालिबान के खिलाफ विद्रोह की आग जल उठी और रातों रात सड़क पर इतने लोग इकट्ठा हो गए जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। मज़ार शरीफ में तालिबान को नानी याद दिलाने के लिए जिन लोगों ने कमर कसी, वो रात में सड़क पर नारे लगाने लगे। कई प्रदर्शनकारियों के हाथों में तो बंदूकें भी नजर आईं और ये सभी अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़े। इन लोगों में केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी शामिल हुई और उन्होंने ये जता दिया कि वो पंशीर के शेरों यानी कि NRF के साथ और तालिबान के खिलाफ हैं। पाकिस्तान की मदद से पंशीर की जंग जीतने पर तालिबान की हर जगह थू-थू हो रही है। महाराष्ट्र में फिर शुरू हुई जोरदार बारिश से कुछ जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। राज्य के जिन जिलों में बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है उनमें बुल्ढाना भी शामिल है, जहां इतनी बारिश हुई कि नदियां और नाले उफान पर आ गए और इनका पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में नाले का पानी सड़क पर पूरी ताकत के साथ बहता दिखा। इसी बीच वहां 5-6 गायों ने इस सड़क को पार करने की कोशिश की, लेकिन 4 गायें पानी के साथ बह गईं। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद वो तैरकर बाहर भी आ गईं। जबकि एक दूसरे इलाके में नदी का पानी सड़क पर आने के बाद वहां ट्रैफिक को रोक दिया गया, लेकिन कुछ लोग जान जोखिम में डालकर सड़क को पार करते दिखाई दिए। शहर के दूसरे हिस्सों में भी कुछ इसी तरह के हालात दिखाई दिए। बारिश के पानी ने रिहायशी इलाकों की सूरत बिगाड़ कर रख दी। जिन सड़कों पर आम दिनों में गाड़ियां दौड़ा करती थी, उन पर पानी का कब्जा दिखा। रही सही कसर लगातार हो रही बारिश ने पूरी कर दी, जिसकी वजह से नदियों का बड़ा जलस्तर लोगों को डरा रहा है। उधर औरंगाबाद से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। वहां लगातार हो रही बारिश की वजह से कुछ रिहायशी इलाकों में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया, जिसके बाद कुछ लोग तो जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर जाते नजर आए, जबकि कुछ इलाकों में तो सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी दिखाई दी। महाराष्ट्र में आसमानी आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। वहां लगातार होती बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गईं, जिसके बाद रत्नागिरी जिले के कई शहर पानी में डूबे नजर आए। समुद्री इलाकों का हाल तो और भी बुरा हो गया, जिसकी एक तस्वीर दापोली से सामने आई। वहां तो समुद्र में जबरदस्त तूफान आ गया, जिसकी वजह से हरडे तट पर मछुआरों की एक बोट फंस गई। उन लोगों ने इसे किनारे तक लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए और नाव आखिरकार डूब गई। वहीं इस बारिश ने शहरी इलाकों को भी काफी नुकसान पहुंचाया। वहां तो लोगों के घरों में पानी ने ऐसी दस्तक दी कि घर का सामान तैरने लगा। रत्नागिरी जिले के कई शहरों में एक सा हाल नजर आया, जहां सड़कों पर जमा पानी और लोगों की मुसीबतें दोनों ही बढ़ती चली गईं। दापोली के साथ साथ चिपलून में भी बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई। वहां वैशिष्ठी नदी खतरे के निशान को पार कर गई। बरसाती नदी ने समंदर की शक्ल ले ली और वो शहर में दाखिल होने को बेताब दिखी। कई हिस्सों में पानी जमा होने के बाद प्रशासन ने भी लोगों से घरों में रहने की अपील की। जे लोक समुद्राकाठी राहतात किंवा खाडी किनारी राहतात त्यांनी सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित व्हावे। रत्नागिरी के चिपलून और दापोली सहित कई हिस्सों में 24 घंटे से ज्यादा वक्त से लगातार बारिश हो रही है, जिससे वहां के कई इलाकों में 4 से 5 फीट तक पानी जमा हो गया। उत्तराखंड के नरकोटा से डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां बारिश के बीच बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया।
जिसे देख लोग दहशत से भर गए। वहां से सामने आई तस्वीर में पहले तो पहाड़ से मिट्टी और छोटे पत्थर गिरते दिखे और फिर देखते ही देखते पहाड़ का बड़ा हिस्सा कर हाईवे पर गिर गया। मलबा सड़क पर आते ही चारों ओर धूल का गुबार छा गया और कुछ पल के लिए वहां दिखना बंद हो गया। ये देख आसपास मौजूद लोग भी खौफ से भर गए। कमोबेश कुछ ऐसी ही तस्वीर पिथौरागढ़ से भी सामने आई। वहां बारिश के बीच पहाड़ का मलबा मुंसियारी रोड पर आने से एक ट्रक उसमें फंस गया। इसकी जानकारी लगते ही जल्द वहां से 2 खुदाई करने वाली मशीनें पहुंची और मलबे को हटाने में जुट गईं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि रात होने की वजह से रेस्क्यू के काम में मुश्किल पेश आई। हालांकि कुछ घंटों की मेहनत के बाद मलबे में फंसे ट्रक को किसी तरह बाहर निकाल लिया गया और उसके ड्राइवर को भी बचा लिया गया। बिहार के छपरा से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां रेत का अवैध खनन करने वाले गिरोह से जुड़े लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वहां से आई एक तस्वीर में एक पुलिस वाले को कुछ लोग डंडों से पीटते दिखे। इससे पहले उस पुलिस वाले को जैसे ही बदमाशों ने घेरा, वो अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर दौड़ पड़ा। लेकिन हमलावरों ने पीछा कर उस पुलिस वाले को पकड़ लिया। इसके बाद तो समझिए कि उसकी शामत ही आ गई। कोई पत्थर तो कोई डंडे लेकर उस पर टूट पड़ा। इस वारदात में 7 पुलिस वाले घायल हो गए, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ के दौरे पर जाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ का दौरा करेंगे। योगी 14 सितंबर को होने वाले पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। पीएम मोदी 14 सितंबर को राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के शिलान्यास के साथ साथ डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास भी करेंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती पार्टी के मंडल स्तर के नेताओं और कोऑर्डिनेटर्स के साथ अहम बैठक करेंगी। एमपी के रतलाम में नगर परिषद के एक कर्मचारी ने अपने दफ्तर की छत पर चढ़कर हंगामा किया। हालांकि अधिकारियों के समझाने पर कर्मचारी नीचे उतर आया। पुलिस में हंगामा करने वाले कर्मचारी की शिकायत भी की गई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मुंसियारी रोड पर एक ट्रक फंसने से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। हालांकि बाद में 2 मशीनों की मदद से ट्रक को सीधा करके बाहर निकाला गया। राजस्थान में गृह मंत्री के साथ जारी खींचतान के बीच सचिन पायलट ने अपने जन्मदिन पर जयपुर में शक्ति प्रदर्शन किया। बताया गया कि जन्मदिन पर हुए समारोह में राज्य के सभी इलाकों के लोग शामिल हुए और सचिन पायलट का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। किसी ने पायलट को फूलों की माला पहनाई, तो किसी ने हल, तो किसी ने धनुष, तो किसी ने तलवार भेंट की। सचिन पायलट को बधाई देने का ये सिलसिला काफी देर तक इसी तरह चलता रहा। इस दौरान कई लोग इलाके के कलाकारों के साथ वहां पहुंचे, जो डांस कर लोगों का मनोरंजन करते दिखे। इस समारोह में भीड़ इतनी जुट गई कि जगह कम पड़ गई। सचिन पायलट से मिलने और उन्हें बधाई देने वाले काफी लोग मंच पर भी चढ़ गए। हालात इस तरह हो गए कि वहां पैर रखने तक की जगह नहीं बची। पूरे शो को देखा जाए तो विशुद्ध रूप से ये पॉलिटिकल संदेश देने की कोशिश है कि सचिन पायलट कितने लोकप्रिय है। उनकी जश्न के दौरान कई लोगों के हाथों में सचिन पायलट के कटआउट भी दिखे, जबकि कुछ लोग हाथों में डंडे लेकर झूमते नजर आए। बिहार के नरकटियागंज से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पैसों के विवाद में 2 पक्षों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई। इस घटना का वहां मौजूद किसी शख्स ने मोबाइल से वीडियो बना लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिनमें दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था करते दिखे। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों गुट एक दूसरे पर लाठियां लेकर टूट पड़े। इस मारपीट में एक आदमी तो लकड़ी की एक कुर्सी लेकर ही कूद पड़ा और उसने पूरी ताकत के साथ दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। इस झगड़े की वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया और सड़क के दूसरी ओर लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन किसी ने भी झगड़े को शांत कराने की कोशिश नहीं की। इतना ही नहीं, वहां से कई लोग भी गुजरे, जो इस मारपीट को पल भर देखने के बाद अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गए। पैसों को लेकर हुए झगड़े में 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तेलंगाना के कई जिलों से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां आसमान से बारिश आफत बनकर बरसी, जिससे लोगों की परेशानियां दुगनी हो गई। कई जगहों पर इतना पानी भर गया कि लोगों की जान पर बनाई, जिसकी गवाही दी राजन्ना सिरसिल्ला जिले की तस्वीरों ने। वहां तो ऐसा लगा मानो सड़कों पर कोई डैम फूट पड़ा हो। नदी की तरह मटमैला पानी पूरे इलाके में तेजी से बहता नजर आया। एक जगह पर तो कुछ लोग कमर तक पानी में फंस गए। वो दोनों खुद को बचाने की कोशिश में अपना संतुलन खो बैठे और फिर देखते ही देखते पानी में बह गए। सिरसिल्ला जैसी ही तस्वीर वारंगल से भी सामने आई।
वहाँ भी बारिश के पानी ने पूरी सड़क पर कब्जा जमा लिया। कुछ जगहों पर तो पानी ऐसे बहता दिखा मानो वहाँ कभी सड़क नहीं बल्कि नदी रही हो। तो वहीं करीमनगर के हाल तो और भी ज्यादा खराब नजर आए। वहाँ इतना पानी भर गया कि सड़क किनारे खड़ी कई कारें उसमें पूरी तरह डूब गईं। कुछ बाइक सवार अपनी बाइक इस पानी के आगे संभाल तक नहीं पाए और वहीं गिर गए। रिहायशी इलाकों के साथ साथ बाजारों में भी हर जगह सिर्फ और सिर्फ मटमैले पानी का कब्जा नजर आया। उत्तर प्रदेश के कानपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ दबंगों ने एक पत्रकार के साथ घर में घुसकर मारपीट की। इस वारदात को किसी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें कुछ लोग आलोक मिश्रा नाम के पत्रकार को उसके घर से बाहर खींचते दिखे। फिर उन्होंने उसे खूब पीटा। डंडों से उसे इतना मारा गया कि वो बेसुध होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद कुछ हमलावरों ने उसकी गाड़ी को निशाना बनाया और उस पर ईंटों से वार करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उस गाड़ी के दरवाजे को भी नहीं बख्शा गया। इन लोगों ने वहां ऐसा तांडव मचाया कि आसपास के लोग दहशत से भर गए। इतने से भी बदमाशों का मन नहीं भरा और उन लोगों ने जमीन पर घायल पड़े पत्रकार को एक बार फिर निशाने पर ले लिया और डंडों से पीटकर उसे सड़क पर घसीट लाए। खबर है कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए। न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री ने अपने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि उन राज्यों के काम प्राथमिकता से करें जहां चुनाव होने वाले हैं। यानी कि चर्चा है कि केंद्र के मंत्री उन 5 राज्यों में चल रही सरकारी योजनाओं पर ज्यादा ध्यान देंगे जहां चुनाव होंगे। खबर है कि इसके लिए उन्हें रोजाना बैठक करने के भी निर्देश दिए गए ताकि पता चल सके कहां कितना काम हुआ और वहां अभी और कितना ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बैठक में सरकारी योजनाओं पर चर्चा होगी और पता चलेगा कि क्या कमियां रह गई। यही नहीं, खबर है कि प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर खास ध्यान देने को कहा। इन दोनों ही जगहों पर बीजेपी की सरकार है और उसकी कोशिश है कि सत्ता में वापसी करे। पता चला है कि इन राज्यों में विकास के काम की लिस्ट तैयार की जा रही है और कोशिश है कि जल्द से जल्द सारे पेंडिंग काम पूरे कर लिए जाएं। मुंबई के सांता क्रूज इलाके से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां बीएमसी के एक मार्शल को कार सवार ने रौंदने की कोशिश की। दरअसल मास्क की चेकिंग के वक्त मार्शल ने उसे रोकने का इशारा किया, जिसके बाद उसने रुकने की बजाय गाड़ी को और तेज कर दिया। सामने खड़े मार्शल की उसकी कार के बोनट को ताकत से पकड़ लिया, लेकिन उसने फिर भी कार नहीं रोकी और काफी दूर तक मार्शल को अपने साथ घसीटता हुआ ले गया। बताया गया कि वायरल वीडियो 1 सितंबर का था, जिसके बाद उस कार सवार के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। गुजरात के नवसारी से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें 2 लड़कों ने पुलिस की गाड़ी का इस्तेमाल स्टंट करने के लिए किया। बताया गया कि पुलिस वाले गाड़ी छोड़कर मंदिर में दर्शन करने चले गए थे। तभी इन दोनों लड़कों ने पुलिस की गाड़ी को स्टंट करने के लिए अपना खिलौना बना लिया। वीडियो में एक लड़का गाड़ी का दरवाजा खोलता दिखा तो दूसरा पूरे टशन से नीचे उतरा और स्टंट करने लगा। उस लड़के के स्टंट देखने के लिए वहां कुछ लोग भी जुट गए, लेकिन जब वीडियो सामने आए तो पुलिस एक्शन में आ गई। बताया गया कि ड्यूटी पर लापरवाह रवैया दिखाने के आरोप में उन पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया जो गाड़ी छोड़कर चले गए थे। अफगानिस्तान में सरकार का चेहरा जिन लोगों को बनाया गया है, उनमें से ज्यादातर वही लोग हैं जिनकी पहचान आतंकवाद से रही है। इनमें से तो कई इनामी आतंकी हैं। तालिबान के प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखंद आज भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंधित सूची में हैं और उन पर 2001 से लेकर आज तक प्रतिबंध जारी है। तो वहीं उनके 2 डिप्टी मुल्ला बरादर और अब्दुल सलाम दोनों प्रतिबंधित सूची में हैं। तो वहीं विदेश मंत्री मुल्ला अमीर खान मुताकी भी प्रतिबंधित सूची में हैं। इसके बाद तालिबान के कार्यवाहक सरकार में आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया गया है। सिराजुद्दीन हक्कानी संयुक्त राष्ट्र के आतंकियों की लिस्ट में हैं और उन पर अमेरिकी एजेंसी FBI ने $5 मिलियन का इनाम भी रखा है। यूपी विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा मांगने पर घमासान हो गया। झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए एक कमरा दिए जाने के बाद अब यूपी में भी इसकी मांग उठ गई। यूपी में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरा देने की मांग की। नमाज पढ़ने के लिए अगर विधानसभा में ही एक प्रेयर रूम हो, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि नमाज का टाइम हमारे यहाँ फिक्स है। इस बयान पर बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी भड़क गए और उन्होंने ट्वीट कर इसका कड़ा विरोध किया। वहीं यूपी के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने भी एसपी विधायक की मांग पर ऐतराज जताया। संविधान के मंदिर में, भारत माता के मंदिर में इस प्रकार की बात करना बहुत ही दुखद है। मामले ने जब तूल पकड़ा तो समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी सामने आए और उन्होंने अपने विधायक के बयान को गलत ठहराया। लखनऊ में असेंबली के पास ही लगी हुई मस्जिद में हम लोग नमाज पढ़ लेते हैं। मस्जिद मंदिर के नाम को लेना मैं समझता हूँ कि
ये नाइंसाफी है। झारखंड में नमाज पढ़ने के लिए विधानसभा में अलग कमरे के फैसले के बाद इसका असर बाकी राज्यों में भी दिखने लगा। पहले ऐसी ही मांग यूपी में उठी और अब बिहार विधानसभा से भी ऐसा ही मामला सामने आया। वहां बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए परिसर में जगह की मांग कर दी। विधानसभा में अगर नमाज की जगह है तो हनुमान चालीसा की भी जगह होनी चाहिए। जिसके बाद उन पर आरजेडी हमलावर हो गई। आरजेडी की तरफ से प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि ये मांग सरासर बेतुकी है। इसकी जगह उन्हें जनता से जुड़े मुद्दे उठाने चाहिए। तो हनुमान चालीसा के लिए अगर उनको वहीं पढ़ना है तो पढ़े, लाल किले पर चढ़कर पढ़े, कौन रोका? फिल्म भूत पुलिस अब 17 सितंबर के बजाय एक हफ्ते पहले 10 सितंबर को ऑनलाइन रिलीज होगी। इस फिल्म में सैफ अली खान, यामी गौतम, जैकलीन फर्नांडिस और अर्जुन कपूर नजर आएंगे। स्पेन के वेलेंसिया में कोरोना संकट के बीच फेस्टिवल मनाया गया। वहां ये फेस्टिवल हर साल काफी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से इसे नहीं मनाया जा रहा। और इस बार भी इसे कड़े नियमों के बीच मनाया गया। फेस्टिवल की आखिरी रात कागज और लकड़ी से बने एक बड़े से पुतले को जलाया गया। इससे पहले इस पुतले को एक खुली सी जगह पर रखा गया। इसके आसपास पटाखों की कई लड़ियां लटकाई गईं। जैसे ही आग लगाई गई, वहां आतिशबाजी शुरू हो गई। ऐसा लगा जैसे वहां रोशनी का झरना बह रहा हो। इस दौरान जमकर आसमानी आतिशबाजी भी की गई। बाद में महिला के इस पुतले को आग लगा दी गई। कुछ ही देर में वो पुतला लपटों से घिर गया और उसका नामो निशान भी मिट गया। गोवा में लोगों को कोरोना के खतरे पर अलर्ट किया गया। महाराष्ट्र के केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गोवा में लोगों को अलर्ट किया गया है। सीएम प्रमोद सावंत ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। कोविड मैनेजमेंट के लिए जो गवर्नमेंट ने जो एसओपी इशू की है उसका पालन करना चाहिए। बढ़ते केसेस के दौर पे पूरे गोवा में हमने लोगों को ऑलरेडी अलर्ट किया है। यूपी के देवरिया में गाड़ी खड़ी करने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई। पुलिस ने पूरे मामले में 4 लोगों पर कार्रवाई की। गाड़ी खड़ी करने को लेकर के हुए विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। उनको पुलिस हिरासत में लेकर के उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। गुरु पर्व के मौके पर पंजाब में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को लाइटों से सजाया गया। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई। बिहार के लखीसराय में खेतों में कीटनाशक के छिड़काव के लिए ड्रोन तकनीक का सहारा लिया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के सीनियर वैज्ञानिक ने इसे किसानों के लिए कारगर उपाय बताया। हमारे यहाँ आज ड्रोन से स्प्रेइंग के लिए प्रोटेक्शन किया गया, जो कि हमारे किसानों के लिए भविष्य में काफ़ी फायदेमंद होगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 2 आतंकी संगठन कश्मीर में हमले की फिराक में हैं। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के दहशतगर्द अफगानिस्तान के आईएस आतंकियों से निपटने से उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। खबर है कि ये दोनों आतंकी संगठन मिलकर कश्मीर में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बड़े हमले की योजना बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन आतंकी संगठनों की कोशिश है कि भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके। इसके पीछे का मकसद यह है कि उनकी दहशत दुनिया में फैल जाए।